हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लासेस। दिस इज राजन कुमार, योर सोशल साइंस फैकल्टी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंडिया चाइना रिलेशन को डिस्कस किया था कि किस प्रकार से पोस्ट एरा में अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइनीज डायनेस्टी जो है एक दूसरे की फेमिलियर नहीं थे। ठीक है, ना ही ये कोई पॉलिटिकल और कल्चरल जो है वैल्यूज को साझा करते थे एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या थे, बहुत दूरी थे, बहुत दूरी बना कर रखे हुए थे। कारण भी था कि क्योंकि फिजिकल हमारा अगर हम देखें जो हमारा एरिया है, और उस एरिया में अगर हम जम्मू कश्मीर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का सारा एरिया देखें, तीन एरिया में जो है क्या है, हिमालय माउंटेन था, जिसकी वजह से कभी भी जो है चाइनीज रूलर्स कभी भी इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हिमालय माउंटेन की ऊंचाई क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसको क्लाइंब करना और फिर इंडिया की तरफ आकर यहाँ के रूलर्स के ऊपर अटैक करना, ये बहुत ही ज्यादा क्या था, डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी इनके बीच में इंटरेक्शन कभी हुआ ही नहीं। फिर दोनों एक साथ ही आजाद होते हैं 2 साल के गैप में, है ना। एक 1947 में होता है, दूसरा 1949 में आजाद होता है। फिर किस प्रकार से उनके बीच में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इंडिया और चाइना रिलेशन में पढ़े थे। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें है जापान, है ना। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जापान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, आज अगर इंडिया में कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उठा के देख लो, ठीक है, जैसे सोनी, पैनासोनिक, ठीक है, टोयोटा, माजदा, कैनन, ठीक है, होंडा, सुजुकी, ईटीसी। ठीक है, कोई भी अगर हम अपने यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर हमारे यहाँ पे किसके सामान बिक रहे हैं? जापान, मेड इन जापान। मतलब जैसे जैसे सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, टोयोटा हो गया, माजदा हो गया, कैनन हो गया, ठीक है, होंडा हो गया और सुजुकी। ये सारी कंपनियां कहाँ की हैं? जापान की हैं। और ये सारी कंपनियों के प्रोडक्ट हमारे इंडिया में सेल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। आपने इनको अपने आसपास में जरूर देखा होगा। ठीक है, किसी न किसी के पास या आपके घर में, परिवार में जरूर कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई एक प्रोडक्ट आपके घर में जरूर होगा। अब ये बनाते तो सब कुछ थे, लेकिन क्या ये इनके पास इसकी पूरी इंडस्ट्रीज थी क्या? नहीं। ये क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल होता था ना, रॉ मटेरियल को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। ठीक है, जो कच्चा पदार्थ होता था इनके यहाँ पे, ठीक है, उसको क्या करते थे, ये मंगाते थे। मंगाने के बाद उसे क्या करते थे, असेंबल कर देते थे। ठीक है, इनके पास रॉ मटेरियल नहीं था। ठीक है, इस रॉ मटेरियल को ये क्या कर रहे थे, इंपोर्ट करा रहे थे। ये जो भी चीजें बनी हुई हैं, आप जो भी देख रहे हैं, जैसे सोनी, पैनासोनिक, टोयोटा, माजदा, कैनन, होंडा, सुजुकी, और भी जो जापानीज कंपनी है वो उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इनके पास क्या था, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी, तो ये रॉ मटेरियल क्या करते थे, इंपोर्ट करा लिया करते थे। जब इंपोर्ट करके आता था तो बाद में उसी को क्या करते थे, असेंबल कर देते थे। जैसे हमारे यहाँ पे देखो, बहुत सारे चाइनीज एग्जाम्पल देखो। जैसे अगर हम देखें तो जैसे आप अभी देख लो, बहुत सारे चाइनीज मोबाइल, ठीक है, चाइनीज मोबाइल क्या है, बनते कहाँ हैं, रॉ मटेरियल कहाँ बन रहा है, चाइना में, है ना। चाइना में बनता है रॉ मटेरियल, उसे हम मंगा लेते हैं, मंगाकर उसे क्या कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं। ठीक है, असेंबल करके एक मोबाइल बन गया, मोबाइल को हम लोग मार्केट में दे देते हैं, बेच देते हैं, और फिर वो जो है उससे हमारी जो है इकोनॉमी चलती है। ठीक है, तो यही सेम काम यहाँ पे ये जापान भी कर रहा था। क्या कर रहा था, ये जितनी भी कंपनियां थी रॉ मटेरियल के अभाव में, ये उन रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते थे, बाद में उसे असेंबल करके सेल कर दिया करते थे, एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। ये वर्ल्ड का मात्र एक ऐसा देश है जिसने क्या किया था, न्यूक्लियर वॉर को फेस किया था।
ठीक है, न्यूक्लियर वॉर को क्या किया था इसने, फेस किया था। आपको याद होगा हिरोशिमा, नागासाकी। ठीक है, ये दो क्या थे, जापानीज सिटी थे, शहर थे ये, जापान के क्या थे, दो शहर थे। इनके ऊपर 1945 में क्या किया गया था, अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। ठीक है, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब कौन से थे, लिटिल मैन, लिटिल बॉय, मैन नहीं, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, ये जो दो नाम के बॉम्ब थे, लिटिल मैन आई थिंक 1500 किलोग्राम के आसपास का था, और फैट मैन जो है 2500 किलोग्राम का था। लिटिल बॉय को हिरोशिमा पे गिराया गया था, और फैट मैन को जो है नागासाकी पे गिराया गया था। इस प्रकार से देखे तो यह दुनिया का मात्र एक ऐसा देश था जिसने न्यूक्लियर वॉर को क्या किया था, फेस किया था। ठीक है, आगे देखो, ये हटा देते हैं, यहां तक तो हो गया था। देखो, इनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि हम अपनी जीडीपी का केवल 1%, केवल 1% क्या करेंगे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे। क्या करेंगे, केवल 1% ही अपनी मिलिट्री पे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, क्या कहता है जापानीज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जापानीज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अ, उसका आर्टिकल 1, ठीक है, उस आर्टिकल 1 में यह मेंशन है कि जो जापान है वो अपने जीडीपी का केवल 1% क्या करेगा, अपने मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करेगा। इस लिहाज से देखें तो जापान जो है वर्ल्ड का क्या हो जाता है, 7th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर, जापान जो है 7th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर करने वाली कंट्री हो जाती है किस पर, मिलिट्री के ऊपर। देखो 1% ही खर्चा कर रहा है, लेकिन अगर वर्ल्ड में देखें तो भी इसका जो खर्चा है अपनी मिलिट्री के ऊपर वो कितने नंबर पे है, वर्ल्ड में 7वें नंबर पे। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस नंबर पे जो है ये है, जापान अपनी मिलिट्री के ऊपर क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, आगे का देखो, और अच्छा एक चीज और देख लो, ये जो है थर्ड जो है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, इकोनॉमिक कंट्री है, क्या है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, और क्या है, ठीक है, वर्ल्ड में जो है इसका 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री में काउंटिंग किया जाता है, 11th नंबर पे आता है। ठीक है, सेकेंड जो है कंट्रीब्यूटर है ये किस में, यूएन में।
ठीक है, ये सेकंड नंबर है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए ही होगा, जाहिर सी बात है, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी इसी की है, सबसे बड़ी इकोनॉमी इसकी है। तो इसका जो है इसमें जो है क्या होगा, यूएन में इसका रोल भी, कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे देखो, एक चीज और छूट गया था यहीं पे। अगर ये सेवंथ नंबर का जो है मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है ना, तो वर्ल्ड में सेवंथ नंबर पे इसकी मिलिट्री भी आती है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी, वेपन्स, है ना, सोल्जर्स, इन सबको इंक्लूड कर दिया जाए तो हम देखेंगे तो वर्ल्ड में क्या है, सेवंथ नंबर पे एक्सपेंडिचर करता है अपने मिलिट्री के ऊपर। ठीक है, सेवंथ नंबर की वर्ल्ड में लार्जेस्ट आर्मी भी रखता है ये अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया जापान के बारे में। ठीक, आई थिंक याद रहेगा आपको, एक बार वापस से देखो क्या क्या हमने पढ़ा था। वर्ल्ड की जितनी भी मतलब फेमस कंपनी है, ठीक है, जैसे सोनी, कैनन, सुजुकी, होंडा, माजदा, पैनासोनिक, ये सभी कंपनियां किससे रिलेटेड हैं? जापान से। आपने अपने आसपास उसके प्रोडक्ट जरूर देखे होंगे, किसी न किसी के पास, या आपके परिवार में भी हो सकते हैं, लोग यूज करते हो। ठीक है। अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट, ये इनके यहाँ पे रॉ मटेरियल की क्या थी, शॉर्टेज थी। ये क्या कर लिया करते थे, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर लिया करते थे, बाद में उसे असेंबल करके मार्केट में बेच दिया करते थे। ठीक है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है? कहता है कि हम अपनी जीडीपी का केवल 1% ही किस पे खर्च करेंगे, अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है। जापान जो है ये जो है सेवंथ नंबर पे जो है अपने मिलिट्री के ऊपर खर्च करने पर आता है, नंबर पे 7वें नंबर पे आता है ये। ठीक है, मिलिट्री के ऊपर खर्च करने वाले देशों में जापान का 7वां नंबर पे है। ठीक है, और साथ ही साथ पूरी, अगर हम आर्मी को देखें और पूरी सेना को देखते हैं, मिलिट्री को देखते हैं, तो जापान की वर्ल्ड में सेवंथ नंबर पे मिलिट्री भी आती है इसकी। ठीक है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पहला जापान है, चाइना, उसके बाद पहला क्या नाम है, यूएसए, उसके बाद चाइना, जापान। ठीक है, वर्ल्ड की 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, आपको याद होना चाहिए, ये याद कर लीजिएगा। सेकेंड कंट्रीब्यूटर है किसमें, यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, फर्स्ट जो है यूएसए है, सेकंड कौन है, जापान है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या है इसमें, ओईसीडी। ठीक है, ओईसीडी का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉपरेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को ये जो जापान ने ज्वाइन करता है, जापान क्या करता है, इसको ज्वाइन करता है कब, 1964 में। ठीक है, ओईसीडी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करेंगे, आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे एक दूसरे को, और साथ में क्या करेंगे, विकास करेंगे। इस ग्रुप को जो है ज्वाइन किया जापान ने कब, 1964 में से ज्वाइन करता है। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। कोरिया। कोरिया हमें पता है कि दो पार्ट में है, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा कौन सा है, साउथ कोरिया। इस वाले वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, केवल साउथ कोरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया जो है ओईसीडी को कब ज्वाइन करता है, कब इसे ज्वाइन करता है, 1966 में। ठीक है, अब
ये भी बहुत ही मतलब इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है ये भी, अगर आप देखो तो इसकी कंपनियां देख लो कौन कौन सी थी। जैसे आपको सैमसंग, ठीक है, होंडई, ठीक है, कौन कौन सी है, सैमसंग है, हुंडई है, और कौन सी है, एलजी, ठीक है। ये सारी जो है कंपनियां कहाँ की हैं, कोरिया की कंपनी है, ठीक है। इनको भी आपने अपने आसपास, घरों के आसपास देखा होगा, आपके खुद के घर में भी पक्का है कि या तो सैमसंग का टीवी होगा, एलजी या फिर सोनी का, इन्हीं तीन कंपनी में से किसी एक का होगा। आजकल एंड्रॉइड का आ गया है जमाना, तो हो सकता है मे भी आप लोग अगर एंड्रॉइड पे गए होंगे तो रेडमी का हो गया, वन प्लस का हो गया, इन सब का भी टीवी हो सकता है आप लोगों के पास। लेकिन अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो आप देखोगे जनरली इन्हीं सब कंपनियों की टीवी, गाड़ियां, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ये वॉशिंग मशीन, इन्हीं सब का यूज किया जाता था। तो देखा जाए तो ये भी क्या है, कोरियन प्रोडक्ट है, लेकिन ये इंटरनेशनली मार्केट में क्या है, बहुत अच्छे से अपना ट्रेड करती है। तो इस प्रकार से देखें तो साउथ कोरिया को इन कंपनीज के थ्रू क्या मिलता है, बहुत ज्यादा जो है कैपिटल ये जनरेट करके देते हैं साउथ कोरिया को, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या है, ज्वाइन करता है ये यूएन को, कब करता है, 1991 में, ठीक है। कब, जब यूएसएसआर क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था। जब यूएसएसआर क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसी समय इसने क्या किया था, यूएन को ज्वाइन किया था, ठीक है। अब देखो 10th लार्जेस्ट मिलिट्री, ये वर्ल्ड में जो है 10वीं ऐसी कंट्री है जो अपने मिलिट्री के ऊपर खर्च करने में 10वें नंबर पे आती है। मतलब ये भी जो है अपनी मिलिट्री के ऊपर क्या करता है, अच्छा खासा खर्च करता है। कारण भी है इसके खर्च करने का, क्योंकि आप यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में हमेशा टेंशन बनी रहती है। इन दोनों के बीच में क्या रहती है, हमेशा टेंशन रहती है। कभी भी ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर वॉर कर सकते हैं, लड़ाई युद्ध लड़ सकते हैं। इस कंडीशन में जो है साउथ कोरिया को भी अपनी मिलिट्री को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। और ये मेंटेनेंस में क्या होता है, पैसा जाता है। तो ये क्या करता है, अपनी मिलिट्री में खर्च करने के हिसाब से देखें तो ये 10वें नंबर पर आता है, ठीक है। एचडीआई इंडेक्स देख लो, एचडीआई की फुल फॉर्म है ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये वर्ल्ड में कितने रंग, इसकी रैंक क्या है, रैंक 18 है इसकी, ठीक है। इसकी रैंक कितनी है, 18 है, और हमारी क्या होती है 124, 25, कई बार तो 30 भी पहुंची हुई है, ठीक है। तो इसकी रैंक कितनी है, 18वें नंबर पे है, ठीक है। अब देखो एक एक और जो है फेमस है, इसके बारे में ये भी जान लो, मिरिकल ऑफ हान रिवर, ठीक है, इन 1960s टू 80s, ठीक है। अब ये देखो मिरिकल ऑफ हान रिवर का क्या मतलब है, इसका इसका संबंध जो है किससे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। किससे रिलेटेड है ये, डेवलपमेंट से है, ठीक है। ऐसा था कि देखो 1960 से 80s के बीच में, मतलब ये जो 20 साल का जो इस
दौर है, इस 20 सालों में जो है साउथ कोरिया में बहुत तेजी से क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही शो करने के लिए उन्होंने एक कोट यूज किया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मिरेकल ऑफ हान रिवर। ठीक है, हान रिवर का जादुई हान रिवर समथिंग ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेटेड किससे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। ठीक है, अब इसे एक बार देख लो वापस से। कोरिया, कोरिया दो देशों में डिवाइड है, दो कोरिया हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। बेसिकली ये कभी एक ही थे लेकिन कुछ कंफ्लिक्ट के चलते ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया में कौन है, किम जोंग उन। ठीक है, साउथ कोरिया दो पार्ट में डिवाइड है। साउथ कोरिया के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ओईसीडी को ज्वाइन करता है ये कब, 1966 में। यहाँ की फेमस कंपनियां हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, सैमसंग, हुंडई, एलजी। ठीक है, ये यूएन को ज्वाइन करता कब, 1991 में, आफ्टर दी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये 10th नंबर पे जो है अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च करने वाले देशों में आता है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी जो रैंक है वो 18 नंबर पे है। ठीक है, मिरेकल ऑफ हान रिवर जो कि 1960 से 1980s के दौर की बात करता है। ये 20 साल का जो टाइम पीरियड है ये इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या था, फेवरेबल था। इसमें जो साउथ कोरिया ने बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया और इसी डेवलपमेंट को दर्शाने के लिए मिरेकल ऑफ हान रिवर को जो है नमक मतलब इस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, बस आज यही पे ये चैप्टर खत्म होता है, कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर्स। ठीक है, सॉरी, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, ये यहीं पे खत्म होता है। आज ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया है, वीडियो समझ में आती है, लेक्चर समझ में आता है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।